हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेम मैथमेटिक्स सेकंड उसके कुछ प्रीवियर ईयर पेपर्स 2025 का, उसमें हम पार्ट ए करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए के को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें 4 पार्ट आएंगे हमारे पास, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो आज की वीडियो में हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। होते तो 12 क्वेश्चन है, पर हम उसमें से 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें से 4 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले, और 4 क्वेश्चन होते हैं मतलब 1 वर्ड्स वाले, जिसका हमें बस एक ही वर्ड में आंसर देना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। और सभी क्वेश्चन ना एक एक नंबर के होते हैं, मतलब जितने 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से हमें 10 ही करने हैं। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं पार्ट ए में, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1i माइनस आई एंड 1, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, इसकी नीचे से स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड से, ठीक है। राइट हैंड में जो नीचे है ना ये 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 1 1 जा 1, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है। हमने लगा दिया माइनस, ठीक है। अब माइनस आई की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो आ गया, माइनस तो है ये वाला, ठीक है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 बाहर, माइनस बाहर एंड आई स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और हमारे पास है यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस तो एक पहले से ही है, एक माइनस ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1, ठीक है। तो 1, ये तो +1 हो ही गया, 1 - 1 तो इक्वल हो जाएगा 0। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब ऐसे ही हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या पूछा है? इसने दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है √3 एंड π/3 इज रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज। इसने हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछ लिया कि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ये इसने हमें आर की वैल्यू दे दी एंड ये हमें इसने दे दी थीटा की वैल्यू। आर और थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में होते हैं? वो फॉर्म में होते हैं एक्स एंड वाई की फॉर्म में। तो इसने हमें आर और थीटा की वैल्यू दे दी एंड एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछ ली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, जो हमें गिवन था पोलर कोऑर्डिनेट वो हमने यहाँ पे लिख लिए 3 एंड π/3, ठीक है। √3 ये आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। तो हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? x = r cos थीटा, ठीक है, एंड y = r sin थीटा। हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी, x एंड y की वैल्यू। तो हम इसमें क्या करेंगे? सिंपली बस वैल्यू पुट कर देंगे। x = r cos थीटा है, r की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से एंड थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, बस। तो x बराबर क्या आ जाएगा? r की वैल्यु कितनी थी? r की वैल्यू यहाँ से ही आ जाएगी, है ना, √3 हमने रख दी, फिर कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू π/3, हमने यहाँ पे π/3 रख दी। π/3 मतलब 60 डिग्री। कैसे? पाई की वैल्यू होती है 180 एंड डिवाइड बाई 3, इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 60, ठीक है। तो ये आ गया 60, cos 60। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? अगर याद हो तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो अब आ गया √3 ऐसा कैसे ही आ गया? cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसकी इसमें एंड ये √3/2, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू r sin थीटा से। तो r की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी √3, यहाँ पे लिख दिया, एंड साइन और थीटा की वैल्यू π/3 लिख दिया।
तो √3 तो ऐसे ही आ गया। एंड साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, जो हमें याद करनी है। ओके, तो फिर इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे ना तो हमें 3 मिलेगा। किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, और डिवाइड बाय 2 आ गया। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई √3/2 एंड y की वैल्यू मिल गई 3/2। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर x की वैल्यू √3/2 एंड y की वैल्यू 3/2, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो ऐसे ही आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। x की वैल्यू मिल गई √3/2 एंड y की वैल्यू मिल गई 3/2। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर x की वैल्यू √3/2 एंड y की वैल्यू 3/2, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो ऐसे ही आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज। सो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछ रखा है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज, लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। इसमें हमें चार ऑप्शन गिवन है, y = mx + c, ये एंड ये। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना लाइन की, वो होती है p = x cos θ + y sin θ, जो हमें याद करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझाओ। ठीक है, और जो बाकी के ऑप्शन है ना, किस लिए भी मैं बता देती हूँ, कभी पेपर में आ जाए। y = mx + c, ये क्या होता है? होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और ये किस लिए होती है? ax + by + c, ये किस लिए होती है? ये होता है जर्नल फॉर्म ऑफ ए लाइन। और ये तो हमने बताया दिया कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। और ये वाले x/a + y/b = 1, ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इन सभी को याद कर लेना क्योंकि पेपर में आ सकता है। जैसे ये आ गया कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ऐसे ही आ सकता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, फिर जर्नल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो ये होते हैं सभी। ठीक है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। ऐसे ही अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है आई कैप, इसको हम कैप बोलते हैं। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप, ये होता है के कैप के इक्वल। कैसे होता है? जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई जे, इसके बाद क्या आता है? आई जे के बाद क्या आएगा? के कैप, तो ये के कैप के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज दैट जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू पूछ ली हमसे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं आई जे एंड के, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। आई से जे, जे से के, सॉरी आई से जे, जे से के एंड के से फिर आई। तो आई और जे के बाद के आएगा। ठीक है, फिर जे और के के बाद क्या आएगा? दोबारा फिर से आई आ जाएगा। आई हो गया, आई के इक्वल हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें कि के क्रॉस आई, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है? आप बताओ किसके इक्वल होता है? के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसके बाद क्या आएगा? जे वेक्टर, ये इसके इक्वल होते हैं। बस समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये समझाने के लिए था एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हम क्या है। इसने आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू होती के कैप। ठीक है, तो हमने इसकी जगह हमने रख दिया यहाँ पे के कैप हो गया। अब डॉट के कैप भी है, अब डॉट के कैप, तो के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ के कैप होता है 1 के इक्वल। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। तो हमारे 4 क्वेश्चन डन हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इसने हमें
एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के नीचे ही हमें ऐसे मतलब 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से कोई एक सही होगा जो हम यहाँ पे इसमें भरेंगे, ठीक है। इनमें से ही कोई एक सही होगा और इसको ही हमें यहाँ पे फिल करेंगे, तभी इनको हम फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर ए वेक्टर दे रखा है इसने आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप, ए वेक्टर दे दिया एंड ए कैप की वैल्यू पूछ ले, ठीक है। सिंपल है, हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ये वैल्यू हमें गिवन है जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है पहले से, ये रही, और ये वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। बस फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें ए कैप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मोड ऑफ ए कैप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ जो भी इसने दे रखा है ना आई जे एंड के का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशेंट क्या है, यहाँ पे आई के पास क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशेंट क्या है, यहाँ पे जे का कोफिशेंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशेंट क्या है यहाँ पे -2, क्योंकि इसके साथ हमें साइन भी काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि 2 ले लेंगे, नहीं, इसके साथ में माइनस भी है, तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, कर लिया। तब इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल अंडर रूट में। अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 होता है, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 और माइनस है प्लस हो जाएगा 4। तो अब इसको ऐड कर लेंगे 1 1 एंड 4 अंडर रूट ऑफ 6। तो हमें यहाँ पे ए मॉडुलस की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे नॉर्मली। ए कैप इक्वल ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी जो हमें गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली इधर से क्वेश्चन में से, और जो इसकी वैल्यू थी वो हमने निकाली थी अभी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, बस यही आंसर है। अब ये देख ले कि कौन सा ऑप्शन सही है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट वाला मैच कर रहे हैं, ये वाला सही है। ये जो इसने ऑप्शन गिवन था क्वेश्चन में ये वाला सही है, इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विद एंगल 3π/4 इज। इसने ना मतलब ये 3 ऑप्शन दे दिए, 3 में से ही कोई एक सही है, या तो 1 हो गया, फिर 0 हो गया, -1 हो गया, इसको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो कौन सा सही होगा देखते हैं। ग्रेडियंट, इसने ग्रेडियंट पूछ रखा है, ग्रेडियंट किसी लाइन का ग्रेडियंट जिसका एंगल कितना है, ये है 3π/4। तो उसका ग्रेडियंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात है, तो क्वेश्चन में आ जाए कि ग्रेडियंट फाइंड करो या फिर आ जाए स्लोप फाइंड करो, तो एक ही बात है। तो ग्रेडियंट या फिर स्लोप इक्वल फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, ठीक है, m = tan थीटा, m बोलते हैं ग्रेडियंट या फिर स्लोप कोई भी। tan थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल जो हमें गिवन है यहाँ पे, तो बस सिंपल हमें ऐसे थीटा की वैल्यू पुट करनी है, निकाल देना है। तो m = tan थीटा की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है 3π/4, तो 3π/4 हमने यहाँ पे पुट किया, 3π/4 ऐसे ही हम सोल्व कर लेंगे। कैसे, 3 × पाई की वैल्यू क्या होती है 180/4, इसको सोल्व करके तो 135 डिग्री आ गया, ठीक है। 135 जैसे आया, इसको हम ऐसे, हमें अब डायरेक्ट तो पता नहीं कि tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये कैसे है बताती हूँ। फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव हो गए, मतलब साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि इसमें जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 90 के बीच में इसमें आता है, 0 to 90 एंगल के बीच में। और ये वाले इसमें 90 ऐड कर देगा, 90 to 180 के बीच में सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में आता है। और इसमें 180 to, इसमें भी 90 ऐड कर देगा, कहाँ तक 270 तक इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं 270 to
360 डिग्री। सो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कोस टैन कोट सेक सारे पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या होता है, साइन एंड कोसेक्स, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव जो बचे, मतलब कोस टैन ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में टैन और कोट पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कोस एंड सेक ये पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं 180 माइनस 45 है, 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 मतलब 180 से कम है, 180 में से कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो ये तो हो गया 90 तक का, यहाँ ये हो गया 180 तक का, क्योंकि इसमें 180 तक का आएंगे ना, 180 तक का, 180 से कम है तो मतलब इससे कम है तो इसके बीच में ही रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा होते तो इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाते। ये है 180 से कम तो इसमें ही आएगा, 180 यहाँ तक है, यहाँ तक है 180, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, tan 180 माइनस 45, तो अब हम इसमें देखते हैं 180 से कम है तो इस सेकंड वाले में रहेंगे, इसमें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, मतलब टैन कोट सेक कुछ भी हो और सब नेगेटिव रहेंगे। तो हमारे पास क्या है, टैन है, टैन सेकंड वाले में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस, नेगेटिव यहाँ से आया, ठीक है, tan 45, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये सेकंड वाले में आ गया ना, इसकी जगह नेगेटिव आ गया। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस था, अब m की वैल्यू होगी -1। सो ये जो ऑप्शन है -1 ये सही है, ठीक है, -1 सही है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे -1। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसने में क्या है, 4 डिटर्मिनेट, इसने डिटर्मिनेट दे दिया, इसके कोफैक्टर ऑफ 4 इज, 4 का कोफैक्टर पूछ लिया, कोफैक्टर क्या होता है 4 का। इसमें भी हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा जो हमें फिल करना है, ठीक है। तो कोफैक्टर होता क्या है, सबसे पहले समझ लो, जो कोई भी हो, मतलब इसने 4 का पूछा है, इसके सामने जो है, इसके सामने जो वही कोफैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 4 के सामने क्या है 2, और इसके मतलब यही नहीं कि यही कोफैक्टर है, इसमें माइनस प्लस का भी कुछ सीन है, भी बताती हूँ क्या है, पहले समझ लो, मतलब एक छोटा सा कुछ चीज़ समझ लो। जैसे ये है, ये फर्स्ट वाले नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ही रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में, तो फर्स्ट ही रो में है, फर्स्ट ही कॉलम में है। ये वाला फर्स्ट रो में है और सेकंड मतलब ये फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम में है, और ये वाला ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, और ये वाला फर्स्ट रो सेकंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में है। तो ये वाला तो 11 नंबर पे, ये वाला 1 2 नंबर पे, ये वाला 2 1 नंबर पे, अगर वो 3 का कोफैक्टर पूछता है तो, ठीक है। ये तो हो गया 3 का कोफैक्टर इसका, एंड ये हो गया 4 का कोफैक्टर ये वाला। तो देखो अब क्वेश्चन में इसने पूछा था 4 का कोफैक्टर, तो हमने निकाल लिया। 4 के सामने क्या है, 4 के सामने है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2, और यहाँ पे 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 2 और 2, तो यहाँ पे हम इसकी पावर कर देंगे 2 + 2, तो ये पावर कितनी होगी, -1 की पावर हो गई 4, है ना। तो -1 की 4 पावर तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 2 ही आ गया, तो 4 का कोफैक्टर हो गया 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी है, x² × y जो भी कुछ है, ये वाली एक इक्वेशन दे दी, और इसने इस इक्वेशन का ऑर्डर पूछ लिया कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है, कोई भी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जितना भी हाईएस्ट डिफरेंशियल हो रहा है, मतलब कि जैसे ये है यहाँ पे इस d2y/dx2,
इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसका जितनी पावर है इसका मतलब 2 बार हो रहा है। जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वही उसका ऑर्डर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे d3y/dx2, तो यहाँ पे 3 है ना, तो इसमें हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बार हुआ है ना, 3 बार हुआ है डिफरेंशिएशन। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वो 3 होगा, ठीक है। मतलब जितनी बार भी डिफरेंशिएशन हुआ है वही ऑर्डर है, ठीक है। जैसे मैं एक रैंडम कोई इक्वेशन लिख देती हूँ अपने साइड से, x3 dy/dx प्लस 2x d2y/dx2 इक्वल 0। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। रैंडम कोई इक्वेशन है, हमारा क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया यहीं पे, एक इसका 3 था, है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो इसमें मैक्सिमम कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे तो एक बार हुआ है, मतलब dy/dx एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे d2y मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो सबसे बड़ी पावर देखने में, मतलब हाईएस्ट डेरिवेशन कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। तो जो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है ना वो 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। ऐसे इसका मतलब 3 बार हुआ है। हमें ये नहीं देखना कि बाहर कितना लिखा है, नहीं, हमें अंदर देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन है। इसकी पावर कितनी है, मान के चलो यहाँ पे 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, डी के साथ हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन में मान के चलो यहाँ पे आ जाता d4y/dx की पावर 4, ये हो गया इस इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेशन क्या हो जाता, ये 4 टाइम है, 2 टाइम है, तो ये 4 हो जाता। तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर फिर दोबारा कितना हो जाता, 4 हो जाता। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर का नहीं देखना, अंदर का देखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आ गया 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस क्वेश्चन। 1 नंबर में ये वही चल रहा है, सब पार्ट ए में ही है ये सारे क्वेश्चन। इसमें हमें एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, उसका मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, उसमें 1 लाइन का क्वेश्चन है, सोल्व करके बता देना है। तो इसने हमें कुछ एक इक्वेशन दे दी, x⁴/2 dx, इसको में इवैल्यूएट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या है, इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x⁴/2 और dx। सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे नॉर्मली हमें इसने इक्वेशन बोल दे कि x⁴n का इंटीग्रेशन करो, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, एनीथिंग। तो x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आएगा, जो भी x की पावर में है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब x की पावर में n था तो 1 ऐड कर दिया, और उसकी पावर फिर सारी की सारी उसके बटे में लिख देंगे, मतलब उसके अपॉन में लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, इस वाले का। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो समझ आ गया होगा, वैसे फॉर्मूला था थोड़ा छोटा सा। इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, x की पावर 3/2 है, तो मैंने क्या बताया, जब पावर है ना, पावर में एक ऐड करेंगे, x की पावर 3/2 + 1 कर देंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे, और जो पावर है वही इसके बटे में लिख देंगे, मतलब नीचे लिख देंगे 3/2 + 1, बस सिंपल। अब 3/2 + 1 इसको हम वो करना, ऐड करना, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 हो गया, ठीक है। तो 3/2 + 1 x की पावर 5/2 और 3/2 + 1 5/2, ठीक है, हो गया। अब ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, तो 2 यहीं पे चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया, नीचे 5 रह गया ये वाला, और x की पावर 5/2, ये इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है कि इफ़, इसने डिटर्मिनेंट दे रखा है ये वाला एंड ये वाला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। मैंने अभी आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना बताया था सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, याद हो तो। कैसे सोल्व करते हैं, और इसने दे रखा है दोनों इक्वल है, मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके इक्वल आएगा, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, अपने राइट हैंड से नीचे से सबसे यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 जा 2, बट माइनस भी है ना तो -2 आएगा, -2, फिर इन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बट यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब माइनस होता है, माइनस करना होता है इसमें से, 3 2 जा 6, ठीक है, हो गया डिटर्मिनेंट सोल्व। अब इस कितना आएगा, सोल्व कर लो, -2 -6 तो माइनस का 8 हो गया,
इस वाले का डिटर्मिनेंट हमने सोल्व कर लिया। अब इसका भी करो। इसका क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 5 जा 5 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस आएगा बीच में 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2x, 2 के साथ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो इतना ही रहेगा 5 - 2x। तो अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों इक्वल है, मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। इसका फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट -8 आया है, सेकंड वाले का ये वाला है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको इक्वल रख देंगे। इक्वल रखो, -8 इक्वल इसका डिटर्मिनेंट 5 - 2x। ठीक है, अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, मतलब कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है। तो -2x, इसको तो हमने यहीं पे रखा और इसको इधर ले गए, प्लस था +5 है तो इधर जाके कैसा हो गया, -5 हो गया। -8 तो यहाँ पे पहले से ही है और ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल के साइड आएगा। तो -2x इक्वल ये कितना हो गया, -13। x इक्वल -2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, -13/-2, माइनस से माइनस करेगा तो इसका आंसर आ गया 13/2। यही है हमारी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकाल दी हमें, समझ आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसने a वेक्टर दिया है, a वेक्टर की वैल्यू दे दी एंड b वेक्टर की वैल्यू दे दी। देन फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करना है हमें इनका। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, आई का कोफिशिएंट देखना है, आई का कोफिशिएंट देखना है, दोनों इक्वेशन में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 और आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, 1, तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1। ठीक है, फिर प्लस करना है। नेक्स्ट जे का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट देखना है, ये कितना है, जे का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई, 3 × 1 प्लस। नेक्स्ट के का कोफिशिएंट देखना है -4, ऐसे ही यहाँ पे के का कोफिशिएंट देखना है -2, -4 की मल्टीप्लाई एंड -2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया। अब सोल्व करेंगे, 2 × 1 2, 3 × 1 प्लस के 3 एंड 4 × 2 प्लस के 8 ऐड कर दिया तो 13। दिस इज आंसर। सिंपल था बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इसने हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसने पूछा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को कहाँ पे काटेगी। अब कैसे फाइंड करना है, इसमें सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखी हमने यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 2x + 3y = 8। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमने लिख दी फर्स्ट वाली इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ये रही 5x + 4y = 13, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब हम किसी एक कोफिशिएंट को, मतलब कोई भी, ये तो x वाला इक्वल कर लो, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, ये तो हम x वाला इक्वल कर लेंगे। मतलब कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, 10x हो 10x हो, या फिर ऐसा हो कि यहाँ पे भी कुछ भी हो, यहाँ पे भी y सेम हो, यहाँ पे भी y सेम हो, जिससे एक चीज़ हम काट देंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल कर लेंगे। मान के चलो अब हम y को इक्वल कर लेते हैं, इसको भी 12 बना लेते हैं, 12y, इसको भी 12y बना लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 × 3 = 12। एंड इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी। इसमें हम करेंगे 4 × 3 = 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो पूरी इक्वेशन में। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, एंड इस पूरी इक्वेशन में मैंने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया यहाँ तक का। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन में करना है, ऐसा नहीं है कि बस यही करेंगे। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 आ गया, 8x, एंड 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12y, एंड 4 से यहाँ पे 4 × 8 = 32। ठीक है, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाले में करो ऐसे, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें करो 5 × 3 = 15 एंड 4 × 3 = 12 एंड 13 × 3 = 39।
इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये जो y है ना हमने सेम बना लिया, 12y यहाँ पे है, 12y यहाँ पे है। अब इन दोनों इक्वेशन को ना एक इसमें से ये वाले माइनस कर दो, मतलब घटा दो, इसमें से ये वाला माइनस कर दो एंड 12 में से ये वाला माइनस कर दो। जब हम 12y में से 12y घटाएंगे तो कट जाएगा आपस में, 0 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये वाला भी घटा देंगे तो 8x में से 15x घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस करेंगे, माइनस के साथ x बचेंगे, ठीक है, इक्वल। ऐसे ही 32 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7 बचेंगे, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये जो 7 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 7 1 जा 1। तो अब x की वैल्यू जो हमारे पास 1 आई है ना, x की वैल्यू तो मिल गई, हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो या फिर इसमें रख दो, जो भी हमें गिवन थी तो इसमें रख दो। गिवन तो हमें बस इतनी थी ना, इतनी, ये वाली, ठीक है। ये तो हम इस वाले इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में, सेकंड में, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो और y की वैल्यू फाइंड कर दो। x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे रखो 1, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल 8। तो यहाँ पे y की वैल्यू, इस 2 को इधर ले जाओ तो 2 को इधर जाएगा, प्लस का 2 है इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये वाला 2 इधर जाके, तो 8 में से 2 गया, 6 बच गया, 3y इक्वल 6 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ठीक है। ये वैसे लिखना नहीं है यहाँ पे, तो ये 2 हो गया, y की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू कितने है हमारे पास 1 और y की वैल्यू कितने है 2, तो ये हमने लिख दिया 1 और 2, ये इसका इंटरसेप्ट पॉइंट है 1 और 2, ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू। सो आज की वीडियो में हमने पार्ट ए के 12 क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व किए हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।